सो गाइस, अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं दैट्स अ रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम। तो अगेन एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो इसके बारे में हमें कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि रिवैम्प्ड का मतलब है कि इसे अब चेंज किया गया है। तो ये पुरानी स्कीम है, दैट्स अ खेलो इंडिया स्कीम। तो इसके अंदर अभी यूनियन जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है एक एक्सटेंडेड वर्जन दैट्स अ खेलो इंडिया स्कीम एंड एनहांस द असिस्टेंस टू द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन विद द कंबाइंड फाइनेंशियल आउटले। दैट मीन्स यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए लगभग 36,000 करोड़ रुपए की फाइनेंस जो है वो दिया जा रहा है अभी। इसके अंदर क्या किया जाएगा यहाँ पे नेशन बिल्डिंग और जो स्पोर्ट्स की इंस्ट्रूमेंट ऑफ द यूथ डेवलपमेंट, ताकि मतलब जो स्पोर्ट्स है हमारे पास उसको एज अ की इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं, ताकि नेशनल बिल्डिंग के अंदर ये चीज हमें काम आए। और हम साथ ही साथ जो है ना वर्ल्ड लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम जो हमारे पास कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स के अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है और इंडिया की जो मेडल टैली है उसमें इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए भी जो ये स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये इंडिया की खेलो भारत नीति 2025 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इंटीग्रेट होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके अंदर इट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरल पाथवे कवरिंग द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। उनको टैलेंट को पहचानने के बाद उनकी साइंटिफिक ट्रेनिंग, रेगुलर उनके कंपटीशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर और ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए सारे मतलब यहाँ पे अलाइन किए जाएंगे, जितने भी आपने ये चीज़ें देखी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक टास्क यहाँ पे दे रहा हूँ। आपने टॉप्स जरूर पढ़ना है। व्हाट इज टॉप्स? ये इसको हम टॉप्स बोलते हैं, ठीक है? तो आपने जरूर इसको पढ़ना है। दैट्स अ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके बारे में आप एज अ होमवर्क आप इसको जरूर पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके बाद देखिए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फीचर हैं, दैट मीन्स इसके अंदर हम पूरे इंडिया के अंदर नेशन वाइड इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, जिसमें कि नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर्स, इन जगहों को भी हमने यहाँ पर बढ़ावा देना है। ऐसी इंटेंशन के साथ ये चीज शुरू की जा रही है। साथ ही साथ न्यू खेलो इंडिया जो फीडर स्कूल्स हैं या खेलो इंडिया दैट मीन्स उत्कृष्ट जो विद्यालय हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। और साथ ही साथ इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स कैटेगरी को भी हम यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। विल एक्सपैंड द स्ट्रक्चर्ड एथलीट पूल नियरली 10 फोल्ड। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है कि इंडिया के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जाना है ताकि जो यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे और साथ ही साथ वो एक वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करे। बहुत पहले एक फिट इंडिया स्कीम जो है मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसके अंदर लाइफस्टाइल को लेकर लोगों को जागरूकता दी गई थी, और ताकि वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसमें फिलहाल और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई डायरेक्टली एमसीक्यू वगैरह बन सके। तो इतना ही आप इसमें याद रखें। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द इंडिया सोलर ग्रोथ एंटर्स द न्यू ईरा। तो जब भी गाइस हमारे पास सोलर पावर से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर रहता है, तो आपने उसके अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखना है। और साथ ही साथ इंडिया की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उसको भी आपने ध्यान रखना है, और इंडिया फ्यूचर में अपना एम क्या रख रहा है ऐसे में, वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि इंडिया की जो सोलर पावर कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड किया गया है, अब 50 गुना बढ़ चुकी है। कहाँ ये 2014 में सिर्फ 3 गीगावाट थी, और आज जो है ना यही बढ़कर 162.15 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इसके अंदर हमें जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको जैसे पहले भी बताया गया था कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, एक मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जब लगा दिए जाएंगे, उनसे जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जाएगी, उससे रिलेटेड हमारी स्कीम थी, दैट्स द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। साथ ही साथ इसके अंदर ये इंडिया ने आखिरकार इसमें कैसे जो अचीव किया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क भी दूंगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने याद रखना है दैट जो लार्ज सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जैसे कि जिसके अंदर से भादला राजस्थान के अंदर, पावागढ़ कर्नाटका में और रेवा मध्य प्रदेश के अंदर है। ये तीन नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, कि मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो
लोगों को ये प्रमोट करने के लिए कहा है कि वो अपने रूफ टॉप यानी कि जो छतों पर इस तरह के सिस्टम डेवलप करें ताकि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको हम जो हमारा मेजर ग्रिड है उसके साथ जोड़ेंगे, ताकि जिन जगहों पर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रिसिटी की या कमी पाई जाती है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसके अंदर आपको जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं तो लगभग 27.8 गीगावाट जो है ना रूफ टॉप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। इसमें और देखते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं अभी। अगर आप देखें तो नेशनल सोलर मिशन जो है वो 2010 में शुरुआत की गई थी इसकी, और बाद में फिर यहाँ पर 2014 में हमारी, जैसे पहले बताया आपको, 3 गीगावाट थी जिसके अंदर अब काफी ज्यादा एक जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलता है यहाँ पर। 2021 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो मीटिंग थी यूएनएफ ट्रिपल सी की, तो उस समय पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत की घोषणा की थी। तो अगर आप पंचामृत को, इसमें 5 जो प्रतिज्ञाएं या 5 टारगेट या वो आप बोल सकते हैं, उनको आप जरूर पढ़िएगा। और पीएम सूर्य घर योजना एज अ होमवर्क आपने जरूर पढ़नी है। और मुफ्त बिजली योजना ऐसे बोला गया था, पीएम सूर्य घर। और अभी आप देखते हैं कि लगभग 162 जो गीगावाट है वो हमने सोलर कैपेसिटी को एनहांस कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 के अंदर COP26 की बात है वो ग्लासगो के अंदर की गई थी। उस समय पर पंचामृत गोल जो मैंने आपको ऐसा टास्क अभी दिया है, उसमें एक टास्क ये था कि 500 गीगावाट हम 2030 तक 500 गीगावाट की हम नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब है कि जो पेट्रोल या पेट्रोल डीजल कोल, इनके अलावा बाकी जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी विंड, जो विंड एनर्जी है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अ, हमारे पास जो सोलर पावर है उसको भी यूज कर सकते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीईसी बोलते हैं उसे, या वेव्स एनर्जी को भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो इंडिया की ना कमिटमेंट थी उस पंचामृत गोल के अंदर कि हम 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से डेवलप कर लेंगे 2030 तक। और इंडिया 2070 तक अपने आप को नेट जीरो एमिशन वाला देश बना लेगा। और गाइस ये चीज याद रखनी है आपने आपने पांचों के पांच जो गोल्स हैं वो जरूर पढ़ने हैं, पंचामृत गोल, जो कि COP26 में ये ईयर 2021 था उसमें यहाँ पर इंडिया ने अपनी तरफ से कहे थे। साथ ही साथ इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पर एक टर्म आती है गाइस, दैट इज नोन एज दी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में आरपीओ भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज होती हैं ना, जो घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती हैं, वो अलग कंपनीज होते हैं गाइस। तो उनको ये कहा गया है कि जो लोग सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो आपको उन लोगों से खरीदनी होगी। और हर घर तक जैसे बिजली पहुंचाई जाती है तो उसके साथ सोलर पावर वाली इकट्ठी की गई एनर्जी को भी आपने घरों तक पहुंचाना है। तो गाइस ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर जो एक कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर एक तरह की ऑब्लिगेशन है जिसको वो पूरा करना पड़ेगा उन्हें। दैट इज नोन एज ए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, इसको आरपीओ बोला जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि आरपीओ का टारगेट क्या रखा गया है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी को घर घर तक पहुंचाएंगी उन्हें कहा गया है कि 2029-30 तक आपने जो है ना यहाँ पर 35.95% आपने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी वो घरों तक पहुंचाना है। तो ये चीज है इसके अंदर। इसी तरह से आपने जो पीएम कुसुम योजना जरूर पढ़नी है गाइस, मैं एक और आपको यहाँ पे टास्क दे रहा हूँ, पीएम कुसुम योजना वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी आप ना यहाँ पे हर डिटेल को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जब भी हमारे पास आगे करंट अफेयर में कहीं पर ये योजना आएगी या पीएम कुसुम आएगी तो हम वहां पे जरूर इसकी बात करेंगे। बट मीनवाइल आप अपने लेवल पर इसको तैयार कर सकते हो।
इंडिया में जो है ना सोलर पार्क स्कीम को भी हमने यहाँ पर इनेबल किया था, ताकि जो सोलर एनर्जी है उसको, उससे जुड़ा हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। तो अगर आज हम बात करें यहाँ पर सोलर पार्क्स इंडिया में कितने हैं, टोटल यहाँ पे 54 सोलर पार्क्स हैं इंडिया में। और गुजरात, ये आपको याद रखना चाहिए, गुजरात सबसे आगे है जो कि सैंक्शन कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पर इतने मेगावाट की एनर्जी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कमिटेड है। और सेकंड नंबर पे है राजस्थान, थर्ड नंबर पर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर नंबर ऑफ पार्क्स की बात की जाए तो ज़्यादातर हमारे पार्क्स हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। आपको ये लोकेशन जरूर याद रखनी है गाइस। जो भादला सोलर पार्क है राजस्थान में है, पावागढ़ सोलर पार्क है कर्नाटका में, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये काफी बड़ी बात है इसमें। जो भादला वाला है दैट इज इन राजस्थान, उसकी टोटल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2245 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर बनाई गई है। ये बहुत बड़ा पार्क है गाइस, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें यहाँ पे। हम्म। जैसे यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 2024 में इसको लॉन्च किया गया था लगभग 75,000 करोड़ की फंडिंग के साथ। इसके अंदर सब्सिडी भी दी जा रही थी, याद रखिए, और कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जा रहे थे। यानी कि लोगों को लोन दिया जा रहा था बिना कुछ गिरवी रखे हुए, बिना कुछ प्लेज किए हुए, और ताकि वो लोग अपने घरों के जो छत है रूफ टॉप पर वहाँ सोलर जो पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल करवा सकें। फिर भी आप इसको अपने लेवल पे एक बार डिटेल में जरूर देखिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया पीएम कुसुम योजना, जो वो 2019 में है। गाइस कई बार जो है ना गवर्नमेंट की कई स्कीम्स को आपको क्रोनोलॉजिकली भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले स्कीम कौन सी आई थी, दूसरी कौन सी आई थी बाद में। और साथ ही साथ आपको ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं मैचिंग के कि कौन सी किस ईयर में आई थी। तो आमतौर पर इस तरह की जो फेमस स्कीम है जो कि बार बार रिपीटेडली आपको न्यूज में दिखाई देती रहती हैं, तो उन स्कीम्स के बारे में आपको उनके ईयर्स बार बार पढ़ लेने चाहिए। ये हो सकते हैं आपके पास क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाए। तो इससे जो है ना, जैसे पीएम कुसुम एक स्कीम आई थी, पीएम कुसुम स्कीम का पर्पस यहाँ पे था जहां पर जो सोलर प्लांट्स हैं बेसिकली उन्हें डिसेंट्रलाइज वे में लगाया जा रहा था। दैट मीन्स जो हमारी जगहें, जो जमीन अभी बंजर पड़ी है, वहां पे कुछ खेती वगैरह नहीं होती है, उन जगहों पर भी सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं और उन जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और साथ ही साथ जो है ना एग्रीकल्चर पंप्स, जैसे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर पंप्स, उनको भी सोलर सिस्टम से चलाने, सोलर पावर से चलाने की बात हो रही थी। ये पीएम कुसुम के अंदर बात कही गई थी। इससे फायदा क्या होता, जो हमारे पास अगर किसानों को सरकार के द्वारा जो पहुंचाई जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। उनके वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसी से वो पंप चला पाएंगे। और इसे जो डीजल, क्योंकि अगर वो सोलर पावर से अपने पंप्स चला रहे हैं, एग्रीकल्चर पंप चला रहे हैं, तो नेचुरली उनकी डीजल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ उनका जो फार्मर्स है उनका खर्चा भी कम होगा, इससे उनकी इनकम इंटैक्ट रहेगी या बढ़ जाएगी। इसके अंदर और ज़्यादा आपको टारगेट इसमें याद नहीं रखने हैं कुछ और भी। मैं फिर भी देख लेता हूँ एक बार, अचीवमेंट रीच नहीं। सोलर पावर को लेकर आपको एक चीज और याद रखनी है। 2015 की बात है, दैट मीन 2015 में COP 21 हो रही थी। COP 21 का मतलब है UNFCCC की जो देश हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको उनकी जब मीटिंग होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जब 21st मीटिंग थी 2015 में, तब इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल एक इवेंट या इंटरनेशनल एक एफर्ट लगाया था जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर हमने जो एनर्जी है सोलर एनर्जी उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी करना था, प्रोडक्शन भी और साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी करना था। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट था गाइस, दैट इज अ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये उस समय पर जब 2018 की बात है, ये काफी फेमस कंसेप्ट हुआ था। ये भी इंडिया इसमें लीडिंग कंट्री था। और इसी तरह इंडिया ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर जो अपना 2026 या COP 2026 जो कि 2021 में हुई थी, तब वहां पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर जो है ना ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ।
तो अभी ना ये कंसेप्ट कुछ पुराने हो गए हैं, तो आप ना सिर्फ अभी इनके नाम भी पता होंगे या थोड़ा ईयर्स पता होंगे तो भी एनफ है। अदरवाइज यहाँ से कोई डायरेक्ट और क्वेश्चन आपके पास नहीं बनेगा। फ्यूचर में अगर कोई और गवर्नमेंट इस तरह का टारगेट सेट करती है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट न्यूज हम देख रहे हैं, दैट इज अबाउट दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी पिंगाली वेंकैया। तो आपने याद रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। बेसिकली अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने ही डिजाइन किया था नेशनल जो फ्लैग है तिरंगा, इंडिया का जो ट्राई कलर या तिरंगा फ्लैग है, उसको डिजाइन किया था इन्होंने। इनके बारे में थोड़ा आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो तो अच्छा रहेगा। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने सेकंड जो बॉयर वॉर हुई है साउथ अफ्रीका में, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो उसमें भाग लिया था। जो पिंगाली वेंकैया हैं इन्होंने। और 1921 में इन्होंने, जब विजयवाड़ा का सेशन हो रहा था, जो कि हर साल होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, वहां पर इन्होंने डिजाइन किया था और प्रेजेंट किया था स्वराज फ्लैग, जो खादी के कपड़े के ऊपर महात्मा गांधी जी को इन्होंने ऑफर यानी कि वहां पे दिया था। ये जो डिजाइन था बेसिकली इसको आईएनसी ने 1931 में ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था और यही हमारे जो इंडियन ट्राई कलर का बाद में बेस बना। 1947 में जो हमारी कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी थी, उन्होंने 1931 के जो ट्राई कलर थे वहां पर ट्राई कलर को बेसिकली अपना लिया था, और जो बीच में चरखा लगा हुआ था उस समय पर, जो पहले का डिजाइन था, उस चरखे की जगह अशोक चक्र को लगा दिया गया था। तो बाद में आपको ये फैक्ट आप पॉलिटी में ही पढ़ते हैं और आपको याद भी रखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्होंने नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर मतलब अडॉप्ट कर लिया था। और ऑफिशियली इंडियन नेशनल फ्लैग जो है ना वो 15 अगस्त 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो आपको ये कुछ जो डेट्स हैं वो याद भी रखनी जरूरी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1921 का इस तरह का आपको नजर आ रहा है, और 1931 का ये जो ट्राई कलर फ्लैग है वो जिसमें बीच में चरखा है, बाद में इसे तिरंगा यानी कि बीच में अशोक चक्र से रिप्लेस किया गया था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, साथ ही साथ इन्हें जो वेंकैया भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने आंध्र प्रदेश में फुल लेंथ स्पीच दी थी जापानीज में 1913 में। पट्टी वेंकैया, क्योंकि इन्होंने कॉटन के ऊपर रिसर्च की थी, कंबोडिया कॉटन के ऊपर। डायमंड वेंकैया भी इन्हें कहा जाता है बिकॉज इन्होंने डायमंड माइनिंग आंध्र प्रदेश के अंदर, वैसे क्योंकि जियोलॉजी ग्रेजुएट थे ये, तो इन्होंने समय पर बुक लिखी, द मदर ऑफ डायमंड्स। बस इसमें इतना एनफ है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी। इसमें आप देख रहे हैं शिपकिला पास की बात हो रही है। शिपकिला पास जो है, पहले आप इसको मैप पर देख लीजिए। शिपकिला पास आपने याद रखना है कि हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर जो चाइना का साथ लगता हुआ एरिया है, वहां से जो एक एंट्री पॉइंट बनता है, जिस जगह से सतलुज इंडिया में एंटर करती है, उस जगह को बोला जाता है शिपकिला पास। तो बेसिकली शिपकिला पास जो है वो हिमाचल के अंदर है। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जहां से जो चाइना की तरफ से, तिब्बत की तरफ से सतलुज इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट हो सकती है, सिर्फ आपको वो याद रखनी है। एक्चुअली क्या है कि 1 अगस्त 2026 से जो अभी तक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंडिया और चाइना का शिपकिला पास के थ्रू होता था वो रोक दिया गया था, लेकिन उसे अब 1 अगस्त 2026 से ओपन कर दिया गया है। तो शिपकिला के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। लगभग 400 मीटर की हाइट पर ये एक पास है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। और इसको पहले पेमाला या शेयर्ड गेट भी बोला जाता था, और इसे 1962 के बाद शिपकिला बोला गया बाय द आईटीबीपी। यहाँ पर द सतलुज, जिसको लांगचे जैंगबो बोला जाता है तिब्बत में, तो यहाँ एंटर करती है। और 28 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है फ्रॉम द नामगिया द लास्ट इंडियन विलेज टू द शिपकिला इज बैरन। एंड वाइल द, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं हम इसको।
पुराने समय में एंशियंट टाइम में सिल्क रूट का पार्ट था। सिल्क रूट वो रूट है गाइस जहाँ से जो चाइनीज या तिब्बतीन जो ट्रेडर्स थे वो इस रास्ते से होते हुए आगे जो सेंट्रल एशिया है वहां तक और फिर यूरोप तक वो पहुंचते थे। दैट इज नोन एज ए सिल्क रूट। और 1962 के बाद जो है ना इंडियन जो चाइना वॉर जब हुई थी 1962 में, तो उस समय पर ये बंद कर दिया गया था, बाद में रीओपन किया गया और दोबारा से फिर इसको बंद किया गया था और अगेन अभी ओपन किया गया। तो आपको डेट्स याद नहीं रखनी है कि कब ओपन हुआ कब बंद किया, उसकी जरूरत ऐसा नहीं है। एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, शिप किला के अंदर ना बार्टर सिस्टम यूज किया जाता है आमतौर पे। वैसे जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट में बार्टर सिस्टम हो यहाँ पे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि लेट से सामान के बदले सामान, यानी कि यदि अगर वहां पे चाइना की तरफ से कुछ सामान इंडिया के उन विलेजेस तक पहुंचाया जाता है तो इंडिया के वो विलेज उनको सामान ही देंगे, उसको खरीदने के लिए वो पैसे नहीं देंगे। जबकि अगर आप देखेंगे उत्तराखंड से जो सामान आता है लिपू लेक से और नाथुला सिक्किम से जो सामान इंडिया में मतलब वहां पे ट्रेड किया जाता है तो उस सामान के बदले में करेंसी दी जाती है, यानी करेंसी से सामान खरीदा या बेचा जाता है, जबकि यहाँ पर बार्टर सिस्टम जो है अप्लाई होता है। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट द स्यूटा। स्यूटा जो है इसके बारे में देखिए। स्पेन की गाइस ये एक ऑटोनोमस सिटी है स्यूटा, जहां पर बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो है मोरक्को से, लगभग 60,000 लोग जो है ना वो अपने देश मोरक्को छोड़कर भागकर वहां से स्यूटा यानी कि स्पेन की सिटी में एंटर कर गए थे। तो स्यूटा क्या है पहले इसको आप एक बार मैप पे देख लीजिए। गाइस यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हैं इसमें ये मोरक्को है, यहाँ पर ये जो येलो पूरा पोर्शन देख रहे हैं मोरक्को है, और जबकि ये वाला पोर्शन है दैट्स द स्पेन। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में ये जो छोटा सा पैसेज यहाँ पे देखेंगे इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो कि मेडिटेरेनियन सी यानी कि जिसे हम यहाँ यहाँ पर आपको याद रखना है अपने मेडिटेरेनियन जो सी है और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करने वाली एक स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो मोरक्को के बिल्कुल पास में जो जगह पड़ती है स्यूटा, ये बहुत छोटी सी एक यहाँ पे सिटी है और ये स्पेन की है, आपने याद रखनी है। तो स्यूटा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कुछ इमिग्रेंट्स जो है ना वो मोरक्को देश छोड़कर इस देश के अंदर एंटर कर गए थे। नेचुरली अगर स्पेन की सिटी है तो इसमें एंटर करेंगे तो इसका मतलब है वो स्पेन में एंटर कर गए हैं। तो स्यूटा क्या है, स्यूटा के बारे में देख लेते हैं एक बार। ऑटोनोमस सिटी है स्पेन की। ये ना कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दैट रिसेंटली स्यूटा वाज इन न्यूज, तो वो कहाँ पर है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास है जो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ स्यूटा की तरह वहां पर कुछ और भी एक दो सिटीज और हैं, जैसे कि स्यूटा, मेलेला एंड दी प्लाजा डी सोबरनेनिया या सोबेरेनिया, जो ये हैं तीनों मिलाकर इनको बोलते हैं दैट इज दी शेफरिनास आइलैंड्स। और इसी तरह से अल्सिमास आइलैंड्स और पेनन डी वेलस डी ला गोमेरा, ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन यूरोपियन टेरिटरी हैं जो कि अफ्रीका के बहुत पास पड़ती हैं। ठीक है, आपको सभी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप स्यूटा का नाम जरूर याद रखिएगा फिलहाल के लिए। और ऑल्दो इनका इस जो टेरिटरीज पर मोरक्को के साथ डिस्प्यूट रहता है स्पेन का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, इसे जिब्राल्टर भी कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या गिब्राल्टर। और ये अटलांटिक ओशन को मैंने बता दिया वैसे आपको, मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है ये। तो इससे ना दो देशों के बीच में, स्पेन और मोरक्को के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन हो गई है। और अब वहां पर कर्फ्यू वगैरह भी लगाया गया था स्यूटा के अंदर, ताकि जो लोग एंटर कर गए हैं इलीगली उन्हें वापस बाहर भेज दिया जाए। गाइस अभी रिसेंटली एक और हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी एक मतलब कैटलॉग रेडी किया है जो लेपिडोप्टेरा के ऊपर, जिसके अंदर बटरफ्लाईज और मोथ्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 12 साल की रिसर्च के बाद ऐसा किया गया है इसमें। ठीक है, इसके अंदर लगभग 22 वॉल्यूम्स जो मतलब इन्होंने रिलीज की हैं, जिसके अंदर लेपिडोप्टेरा डाइवर्सिटी के से जुड़े हुए जो बटरफ्लाईज हैं या मोथ्स हैं उनको दिखाया गया है या बताया गया है उनके बारे में। बस आपको इतना जानना है, उसकी जरूरत नहीं है इसके अलावा।
इसमें जब भी लेपिडोप्टेरा का नाम आता है तो आपने सिंपली बटरफ्लाई और मॉथ को ध्यान में रखना है, इन स्पीसीज को बस। इसमें ऐसा और कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट्स लेप्टोस्पायरोसिस इन केरला। तो ये ना इस तरह की जो डिसीज होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली जो है ना लेप्टोस्पायरोसिस ये पाई गई है केरला के अंदर। और इसमें आपको ये याद रखना है, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, और ये एनिमल से ह्यूमन तक पहुंच सकती है। जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल से होती है। एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर? रोडेंट्स, कैटल्स, बफलोज, पिग्स, डॉग्स, हॉर्सेस, शीप, गोट, ये सभी जो है ना जो लेप्टोस्पायरा है इसको फैला सकते हैं। और जब भी कोई ह्यूमन इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या कंटेमिनेटेड वाटर, सॉइल या फूड के कांटेक्ट में आएगा तो ये ह्यूमंस तक जो है पहुंच जाएगी। जैसे वायरल होता है उसी तरह से इसमें भी जो है माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस होगी। और साथ ही साथ जो मेनिंजाइटिस वगैरह ये नॉर्मल है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे कोई भी। डॉक्सीसाइक्लिन या पेंसिलिन जी वगैरह दी जाती है, इसकी जरूरत सच नहीं है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द क्रिटिकल मिनरल्स, इसके बारे में आप देख लीजिए एक बार। क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ चीजें याद रखनी है। हमारी रोजमर्रा की जो एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जैसे मोबाइल है या हमारे और इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, उनसे जो जुड़े हुए जितने भी जैसे कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं इनकी मतलब पूरे आज पूरे वर्ल्ड में इनकी डिमांड है। और इनकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्रिटिकल क्यों बोला जाता है इनको? बिकॉज अगर इनकी सप्लाई नहीं होगी किसी कंट्री को या रुक गई किसी वजह से, तो वहाँ की कंट्री की जो इकोनॉमी है, नेशनल सिक्योरिटी है, या वहाँ की जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होंगी उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए दीज आर नोन एज दी क्रिटिकल मिनरल्स, इनको इसीलिए कहा जाता है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैं उन्होंने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनको यहाँ पे लिस्ट अप किया गया है। अगर हो सके तो आप ना वो 30 लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे आप लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ग्रेफाइट या जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, बैटरी स्टोरेजेस में, सोलर पैनल्स में, विंड टरबाइंस में। तो यहाँ पे ना देखिए सभी तरह के दिए गए, जैसे सोलर एनर्जी में कौन से यूज होंगे? सिलिकॉन, टेलेरियम, इंडियम, गैलियम। ये आपको ना डायरेक्टली याद नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लिस्ट अप कर लेंगे ना, और ये आपके कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी में न्यू डायमियम या डिस्प्रोसियम जो यहाँ पे हो सकता है, या हमारे पास जो एनर्जी स्टोरेज के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल वगैरह इनकी यूज कर सकते हैं हम। सो ओवरऑल हमारे आज जो सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं ये। इसीलिए इसे न्यू ऑयल कहा गया है, ऑफ द क्लीन एनर्जी ईरा। और याद रखना है आपने एक चीज और, मतलब अगर हम जैसे चाइना को अगर हम देखें, मैक्सिमम जो है ना ये पूरे वर्ल्ड के अंदर रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं इनको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यही करता है चाइना। तो चाइना कंट्रोल करता है इन चीजों को। इंडिया में हालांकि चीजें मिलती हैं जैसे लिथियम, अगर आप ध्यान से देखें, वैसे तो इसकी ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली हमें मिलते हैं जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटका, केरला, इन जगहों में मिलते हैं। और गुजरात या राजस्थान में भी पाए जाते हैं। बाकी को आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। भारत ने भी इसके लिए एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया था, जो कि 5 साल के लिए, 5 से 6 साल के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर हम भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और माइनिंग की जाएगी, रिसाइकलिंग रिसर्च की जाएगी। और
मतलब इससे जुड़े हुए सारी एक्टिविटीज को पूरा किया जाएगा। और इसके अंदर याद रखना, में टारगेट क्या था इस मिशन के अंदर, जो कि ऊपर आप देख रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल मिशन के 1200 डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे शुरू किया जाएगा, और लगभग एटलीस्ट 15 क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोडक्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसी के लिए जो एमएमडीआर एक्ट अमेंडमेंट किया गया था 2023 के अंदर, जो कि एमएमडीआर एक्ट 1957 का है, इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था कि वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स में से 24 की ऑक्शन कर सकती है। और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी जो पार्टिसिपेशन है उसको भी बढ़ावा देने के लिए कुछ चेंजेस किए गए थे, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बात की गई थी। हमारी जो ओवरसीज, हम ना मतलब बाकी कंट्रीज में जाकर भी, ओवरसीज जाकर भी कई तरह की जो है ना जगहों पर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स या क्रिटिकल मिनरल्स को वहां पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे काबिल कहा जाता है, वो कैटामार्का अर्जेंटीना में, और वहाँ पे लिथियम एक्सप्लोरेशन की जा रही है। और वहां पर भी हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं मतलब पूरे कर रहे हैं। तो आपको ना ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट इंडिया अब जो है ना रिसेंटली एक हमने भी, यूएस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम था पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, जो कि इंडिया ने ज्वाइन किया। और इसके अंदर पूरे वर्ल्ड में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई सेमीकंडक्टर्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इनिशिएटिव यूएस का था जिसे इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो आपने ये भी याद रखना है, 2026 में ऐसा हमने एक इनिशिएटिव लिया था। इसके अलावा डायरेक्टली अभी और कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, आप बाकियों को भी छोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली आपने सिर्फ इतना जरूर याद रखना है कि इंडिया आज डिपेंडेंट है काफी ज्यादा, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो भी स्पेशली चाइना से। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो जहां जहां मैंने आज आपको इसमें टास्क दिए हैं, और साथ ही कुछ एरियाज को हाईलाइट किया है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको इन इन जगहों के बारे में नॉलेज रखनी है, और साथ ही साथ इनके जो है क्रक्स नोट्स आप तैयार कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।